अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद से एक बड़े इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर आला ओहदों पर बराजमान फौजी अफसरान के तकर्रो तबादलों के हवाले से भी फैसले हुआ करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, किसको रिटेन करना है, किसको ट्रांसफर करना है, इस हवाले से भी फैसले होते हैं और इस पर हम वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अहम मामला यह भी है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। इमरान खान की जेल में अहम शख्सियात से मुलाकात की कहानी और उसका खुलासा भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और एक ताले आजमा 45 साल पहले के एक डिक्टेटर की वारदात पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अहम फैसला सुनाने जा रही है। क्या अपने दामन पे लगा दाग धो पाएगी और क्या पुराने दाग धोना ही इंपॉर्टेंट है, ये जो नए दाग लग रहे हैं इनसे भी कुछ जान खलासी कराएगा या इन पर भी कुछ सिर्फ एक्सेल के जरिए से इनको धोने की कोशिश करेगा। इन तमाम तर मामलात पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 मार्च को एक बड़ी समाअत का फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच भुट्टो अदालती कत्ल, ये जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस, इस पर समाअत कर रहा था। 4 मार्च को फैसला महफूज हो गया और आज ये फैसला सुनाया जाना है। आपको याद होगा जिस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर मुमलिकत सदर के ओहदे पर बराजमान थे, 2011 में उन्होंने ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और अब इस बात को 13 साल बीत गए हैं। 13 साल के बाद जस्टिस काजी फायजीसा ने इस सदारती रेफरेंस को टेकअप किया, 9 रुकनी बेंच बनाया, इसके ऊपर लंबी चौड़ी समाअत हुई और 4 मार्च को फैसला महफूज कर लिया गया। ये 45 साल पुराना मामला है, यानी जिस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और इसको जुडिशियल मर्डर करार दिया गया था, इस जुडिशियल मर्डर का दाग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पर लगा हुआ है और जस्टिस काजी फायजीसा ये कोशिश कर रहे हैं कि इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया जाए। लेकिन ये दाग धोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पर दाग लग रहे हैं उनको धोना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब से जस्टिस काजी फायजीसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का चार्ज संभाला है तो बहुत सारे ऐसे जो पॉपुलर केसेस को टेकअप किए हुए हैं। आपने मुशर्रफ केस के अंदर देखा कि किस तरह खुसूसी बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया। मुशर्रफ साहब को जो फांसी की सजा दी गई थी वो बरकरार रखी गई और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट के सफों में बेचैनी पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे जस्टिस काजी फायजीसा के इस फैसले के बाद। अब जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच भुट्टो अदालती कत्ल का जो फैसला है वो सुनाने जा रहा है और उस वक्त जो कुछ हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट, उसमें एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक का बड़ा किरदार था और जनरल जियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक को भी इस केस के अंदर बुलाया गया था। अब जियाउल हक ने उस दौरान क्या किया, क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, क्या अनजस्टिफाइड कत्ल, और फिर अदालत ने खुद, आपको याद होगा ना कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट दिया था इफ्तिखार अहमद साहब के शो में जिस वक्त वो जियो में प्रोग्राम करते थे और इसको अदालती कत्ल करार दिया था, इतराफी बयान था उनका, वो वीडियो भी इस पे चलाई गई। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला सुनाने जारी होगी तो क्या परमानेंटली वो दाग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दाग पर है, दामन पर है, वो धुल पाएगा और उस वक्त के जजेस पर कितना प्रेशर था, किसकी वजह से प्रेशर था और क्या इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अदालत ने हमेशा काम किया है, क्या वो अपना किबला दुरुस्त कर पाएगी। तो सवाल तो ये भी है ना कि आज किसके इमा पर अदालत खामोश है कि जब 13 जो जनवरी है उसको एक फैसला तो दे दिया गया, लेकिन उसके बाद 8 फरवरी को जो पत्थर पे लकीर इलेक्शंस को करार दिया था वो हो गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, कारकुनान को उठाया जा रहा है, फॉर्म 45 के अंदर बेजाब्तगियां हैं, पकड़ धकड़ उरूज पर है, सियासी कैदी इस वक्त मौजूद है, लेकिन कोई 184(3) की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं की जा रही है। इस हवाले से न शिकवा शिकायत न हरफ हिकायत। तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पर एक दाग बनकर लगा रहेगा जब तक इसको धोया नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट मामला एक और है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की केस की समाअत आज होनी है और अडयाला जेल के अंदर आज प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब किया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे जो फैसला साज कुव्वतें वो चाहती हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मजीद अंदर रहने का इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि उनको जो बाकी मानदा केसेस है, तोशा खाना और साइफर केस, उसमें उनको रिलीफ मिल सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जब ये आला अदालती फॉरम्स के ऊपर केसेस लगेंगे तो फेयर ट्रायल का हक जो नहीं लिया गया जस्टिफाइड तरीके से, उसमें इमरान खान को, बुशरा बीबी को और शाहबूद कुरैशी को रिलीफ मिलना ही मिलना है। लेकिन अब ये बंदोबस्त किया जा रहा है कि अगर उसमें रिलीफ मिलता है
तो इसमें जो उनकी गिरफ्तारी है या हिरासत है वो बरकरार रहे, ताकि उसमें रिलीफ मिल भी जाए तो ये अंदर ही रहे। तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अब जो गवाहान है उनके प्रोसिक्यूशन के उनको बुलाया जाएगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है, फिर डिफेंस की लॉयर्स भी इसके ऊपर बात करेंगे और कोशिश ये की जाएगी। इस केस में उतनी उजलत नहीं है कि जब ये सुपीरियर कोर्ट्स में जाए तो ये टिक ना पाए, इस वजह से कि आर्टिकल 10 या फेयर ट्रायल के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है। तो इसमें बड़े ही फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पक्का काम किया जाए और इसके अंदर जो सजा सुनाई जाए वो सुपीरियर कोर्ट से उसमें रिलीफ लेना कोई आसान ना हो सके। लेकिन ता वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस लगे हुए हैं, अब उसके अंदर लंबी लंबी समातें, लंबी लंबी जो है वो तारीखें देने की कोशिश की जा रही है। एफआईए की तरफ से तारीखें ली जा रही हैं, नैब की तरफ से तारीखें ली जा रही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि इसको लमकाओ पॉलिसी के तहत चलाया जाए। मैं आपको बताऊं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत जो 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर अहम बात यह है कि फौज ने अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत से दूर रखा है। इंतखाबात के मामले पर उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन से पूछें। निगरान हुकूमत कह रही है हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन से पूछें। अब निगरान हुकूमत के नवाजे जाने का सिलसिला भी जारी है। अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए चेयरमैन सेनेट के तौर पर बंदोबस्त किया जा रहा है, मुर्तजा सोलंकी के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी शख्सियत, सरफराज बुख्ती को वजीर आला बलूचिस्तान लगा दिया गया है। यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के कामों से तो लोग बहुत खुश हैं और उनको केयर टेकर जो थे उनको मजीद ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज दी भी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो फौज है वो अपने आप को डिस्ट्रेस किए हुए है, यानी सारे का सारा मलबा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और जाहिर है कि जो कमजोर होता है उसकी बाजू आसानी से मरोड़ी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इस कदर दबाव है कि उसके बाद अब ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट दिस पॉइंट इन टाइम इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का फायदा कोई नहीं है। हमारी इतलात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस मामले के बाद, यानी इस ओहदे से डिटैच होने के बाद भी उनके लिए एक अहम ओहदे का बंदोबस्त कर लिया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन बड़े फॉरम्स के ऊपर हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात होती है। मतलब लाइकली मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारा इंतजाम इंतखाबात से पहले पहले कुछ लोगों को रिटेन करने का इसलिए किया गया था कि ये स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए, मामलात हो जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। डीजीआईएसआई जनरल अदीम अंजुम की एक्सटेंशन के हवाले से भी बहुत सारी चीजें खुलकर और छनकर बाहर नहीं आ सकी थी, लेकिन ये आला फोरम से इंडोर्स कराई गई थी। उसके बाद जो डीजीसी हैं मेजर फैसल नसीर, उनकी 27 में आज मैं देख रहा था ट्वीट एक जान अचकजई साहब ने किया है जो केयर टेकर थे बलूचिस्तान हुकूमत के, और उन्होंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है कि जो उनकी खिदमात प्रॉक्सी वॉर्स में रही हैं, दुश्मन के खिलाफ जंगें लड़ने में रही हैं, वो भारत हो, ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर पर जो खतरात है उससे निबर्दा आजमा होने के लिए जो रही हैं, वो एक अनसंग हीरो करार दिए जा रहे हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सर्टेन पोस्ट पे काम कर रहे थे, जाहिर है अब उनकी तकर्री, और जाहिर है जब आप 27 करते हैं, फौज के अंदर भी एक 27 पाई जाती है, तो अब किस ओहदे पर बराजमान या मजीद क्या तरक्की होगी, एलिवेशन होगी, डीजीआईएसआई जनरल अदीम अंजुम के हवाले से क्या फैसला होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों में जाहिर है ये इंपॉर्टेंट फैसले तो अब होने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस अंदाज में मामला आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में एक इदारे के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लाइकली वहां से एक बड़ा इस्तीफा भी आ जाएगा। लेकिन सवाल यही रहेगा कि अब इस इस्तीफे का क्या फायदा। और फिर इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई जेल में अली अमीन गंडापुर साहब की, अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कह दिया है कि इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत करनी है या नहीं करनी इसका फैसला इमरान खान करेंगे। यानी जो हुकूमत है या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, अभी भी इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो किसी खाते में नहीं है। अगर बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, बात होगी तो फैसला साजों से होगी, बात होगी तो मुक्तदर हलकों से होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के केसेस में अब जो गिरफ्तारियां हैं, जो उनका मुकद्दर है, अब उसको डिटरमिन किया जाएगा और चीजें बड़ी तेजी से होती हुई दिखाई देंगी, यानी घमसान का रन पड़ने वाला है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।